नमस्कार साथियों। देखिए, जब भी हम ज्योतिष में गोचर यानी कि ट्रांजिट की बात करते हैं तो चार प्लेनेट ऐसे हैं जिनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो हैं बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। अब सवाल ये आता है कि ये चार ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। मतलब ये बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, और जितना भी कोई ग्रह धीरे चलता है उतना ही गहरा असर छोड़ता हुआ जाता है। अब समझिए इसे थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले बात करता हूं गुरु बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव जहां पर जाते हैं वहां पर ग्रोथ देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन यह भी देखना पड़ता है कि वो किस घर में बैठे हैं, क्योंकि हर जगह उसका रिजल्ट सेम नहीं होता। फिर आते हैं शनिदेव। शनि थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होते हैं। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, मेहनत करवाता है। और जहां आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं वहां शनि आपको रियलिटी चेक, रियलिटी दिखा देता है। अब आते हैं राहु और केतु पर। ये दोनों ही शेडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, लेकिन इंपैक्ट इतना ज्यादा इनका पावरफुल होता है कि पूरी लाइफ का डायरेक्शन ये बदल कर रख सकते हैं। और यही दो प्लैनेट है जो हमेशा हर घड़ी चालू रहते हैं आपके जीवन में। इन्हें किसी गोचर, किसी अ, अ, दशा अंतर दशा की जरूरत नहीं है। समझिएगा राहु क्या करता है। देखिए, राहु जहां बैठता है वहां पर डिजायर्स बढ़ा देता है, ऑब्सेशन बढ़ा देता है। और केतु, केतु डिटैचमेंट देता है। जिस चीज से आपको अलग करना है वहां वो इंटरेस्ट ही खत्म कर देता है। तो जब भी आप गोचर यानी ट्रांजिट को चेक करें, इन चार ग्रहों की पोजीशन को जरूर चेक करें, क्योंकि यही वो प्लैनेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म का गेम खेलते हैं। और आपकी लाइफ के बड़े इवेंट्स इन्हीं के थ्रू एक्टिवेट होते हैं साथियों। साधारण भाषा में अगर समझें तो ये चार ग्रह आपकी लाइफ के मेन डिसीजन मेकर्स हैं। बाकी के ग्रह तो आपके डेली मूड के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन ये आपकी डायरेक्शन को सेट करते हैं। अब मैं आपको शनि के गोचर को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो आधी एस्ट्रोलॉजी यहीं पर क्लियर हो जाएगी। शनि को हमेशा एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह समझो। ये रिवॉर्ड भी देता है, लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षा जरूर लेता है। होता क्या है, जब भी शनि ट्रांजिट में आपकी कुंडली के किसी भी घर के मालिक ग्रह के ऊपर से गुजरता है, यानी जिस प्लेनेट के ऊपर से गुजर रहा है वो जहां का मालिक है आपकी कुंडली में, उस पर्टिकुलर घर के रिजल्ट को एक्टिवेट कर देगा शनि। मतलब सिंपल भाषा में अगर समझो तो वो हाउस अचानक से अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है। उससे जुड़े मैटर्स आपके जीवन में सामने आने लगते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शनि आपको उस घर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने नहीं देता। आपको उस एरिया में काम करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, और सबसे जरूरी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। अगर आपने उस चीज को इग्नोर किया या शॉर्टकट ढूंढा या आधे मन से किया तो शनि फिर आपको पनिशमेंट देता है, प्रेशर डालता है आप पे, भगाता है आपको। एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो शनि आपके सातवें घर के मालिक के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो क्या होगा। सेवंथ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शादी को, जीवन साथी को, पार्टनरशिप को, पब्लिक डीलिंग को। तो उस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अचानक से हाईलाइट हो जाएगी। आपको अपने पार्टनर के साथ में सीरियस होना पड़ेगा, कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, और सबसे जरूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप को लाइटली लोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर भागोगे, बचोगे, या फिर कमिटमेंट में कमी रखोगे, तो शनि वहीं पर आपको सबक सिखाएगा। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, गलतफहमियां पैदा करके, कभी डिस्टेंस के माध्यम से, दूरियां पैदा करके, और कभी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देगा शनि कि आपको मजबूरन मैच्योर बनना ही पड़ेगा। वहां बचपना नहीं कर सकते फिर। अगर आपने वही चीज सही तरीके से हैंडल कर ली, तो ईमानदारी से अगर उसे निभा लिया, तो वही शनि आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी दे दे। यही शनि का रियल गेम है साथियों। ये आपको वही चीज देता है जो आप डिजर्व करते हो, बेस्ड ऑन योर एफर्ट एंड सिंसियरिटी। तो जब भी शनि का गोचर देखो, बस एक बात का याद रखना कि शनि जहां भी एक्टिवेट करेगा वहां आपको काम करना ही पड़ेगा। अवॉइड अगर करोगे तो पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा। उसे फेस करोगे तो ग्रोथ पक्की मिलेगी।
और यही कारण है कि शनि का सबसे बड़ा कार्मिक प्लैनेट शनि को इसलिए कहा जाता है। अब हम गोचर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली बहुत पावरफुल है। ज्योतिष में सिर्फ ये देखना काफी नहीं है साथियों कि कौन सा ग्रह कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, असल खेल उसकी स्पीड का भी है, यानी वो कितनी देर तक किसी एक जगह पर रुका रहा। सिंपल सी बात को समझो, अगर कोई ग्रह धीरे चलता है तो उस पोजीशन पर ज्यादा समय उसे मिलता है रुकने का, और जितना ज्यादा समय कहीं पर प्लेनेट रुकेगा उतना ज्यादा वहां पर असर भी डालेगा। ये तो नेचुरल सी बात है। यही रीजन है कि शनि, गुरु, राहु और केतु, इन चारों को हम स्लो मूविंग प्लैनेट्स कहते हैं, बट हाई रिजल्ट गिविंग प्लैनेट्स कहते हैं। अब जब ये प्लैनेट्स, स्लो प्लैनेट किसी भी ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो क्या होता है, उन्हें उस ग्रह के साथ रहने का लंबा समय मिलता है, और उस दौरान वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं, छेड़ते हैं। मतलब वो उस ग्रह के नेचर को एम्पलीफाई करते हैं और कहीं कहीं डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए जब शनि, गुरु, राहु या केतु आपकी कुंडली में किसी ग्रह के ऊपर से गुजरते हैं तो वो सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट नहीं देते, इफेक्ट नहीं देते, वो पूरे जीवन के इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब इसका कॉन्ट्रास्ट समझिए। दूसरी तरफ होते हैं फास्ट मूविंग प्लैनेट्स जो बहुत तेज चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, ये ग्रह बहुत तेज चलते हैं, कभी कुछ दिन, कभी कुछ हफ्ते, और मैक्सिमम 1-2 महीने में आगे बढ़ ही जाते हैं। तो जब ये किसी ग्रह के ऊपर से जब गोचर कर रहे होते हैं तो इनके पास टाइम ही कम होता है और इम्पैक्ट भी उतना गहरा नहीं होता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये आपकी लाइफ के शॉर्ट टर्म इवेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे अचानक से मूड चेंज होना, किसी दिन आर्ग्यूमेंट हो जाना, बहस हो जाना, छोटी छोटी यात्राएं होना, कोई छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी आ जाना, या फिर कुछ दिनों के लिए एनर्जी का हाई या फिर लो फील होना, बस इतना ही। ये सब फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के काम होते हैं। लेकिन जब बात आती है लाइफ चेंजिंग इवेंट्स की, बड़े बड़े इवेंट्स, जैसे शादी, जैसे करियर में शिफ्ट, जैसे मेजर सक्सेस मिलना, जैसे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स या फिर ब्रेक थ्रू मिलना, तो वहां पर हमेशा स्लो मूविंग प्लैनेट्स ही काम करते हैं, वही चार ग्रह। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम मिलता है, आपकी लाइफ में उस एनर्जी को सेटल करने का समय मिलता है, आपको पुश करने का समय, और उस सिचुएशन को बिल्ड करने का समय। तो सिंपल भाषा में अगर समझें, फास्ट प्लैनेट्स क्या है, ये ट्रिगर्स हैं। स्लो प्लैनेट्स क्या है, ये गेम चेंजर्स हैं। फास्ट प्लैनेट्स आपको सिग्नल देते हैं, लेकिन स्लो प्लैनेट्स आपको डायरेक्शन आपका बदल देते हैं। तो जब भी गोचर को एनालाइज करें, सबसे पहले स्लो मूविंग प्लैनेट्स को देखें, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे आपकी लाइफ में कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। और उसके बाद फास्ट प्लैनेट्स को देखिए जो उस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे सीन क्रिएट करते हैं। बस अगर ये लेयर्स आपको समझ में आ गई तो आपका गोचर एनालिसिस एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाए। एक बहुत ही सबल लेकिन पावरफुल बात को समझिए, जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो वो सिर्फ इतना देखना काफी नहीं है कि कौन किसके ऊपर से जा रहा है, असल खेल उन दोनों ग्रहों के आपसी संबंध का भी होता है। मतलब जिस ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है और जो ग्रह ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, इन दोनों की आपस में ट्यूनिंग कैसी, यही रिजल्ट डिसाइड करता है। सिंपल तरीके से अगर इसे समझाऊं, अगर इन दोनों ग्रहों के बीच में 1, 5 और 9 का संबंध अगर बनता है, 159 का त्रिकोण का, तो ये बहुत ही हार्मोनियस कनेक्शन बनता है। ऐसे केस में क्या होता है, जो भी ट्रांजिट हो रहा है उसकी एनर्जी स्मूथली फ्लो करती है, अच्छा पॉजिटिव, रेजिस्टेंस उसका कम होता है, और रिजल्ट नेचुरली पॉजिटिव निकलते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम आसानी से बनेंगे, और अंदर से भी क्लैरिटी और सपोर्ट मिलेगा, फील होगा। अब दूसरी तरफ समझो, अगर इन दोनों ग्रहों के बीच में 6, 8 और 12 का रिलेशन बन रहा है, या ओवरऑल इनका आपसी रिलेशन अगर अच्छा नहीं है, तो सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, एनर्जी का क्लैश होता है साथियों, एनर्जी आपस में क्लैश करती है, एक दूसरे से टकराती है, कंफ्यूजन बढ़ता है, और जो काम नॉर्मली आसान होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगने लग जाते हैं। मतलब क्या है, डिले होते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या फिर इमोशनल डिस्टरबेंस भी आ सकती है। तो अगर एक लाइन में इसे समझो, ट्रांजिट सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये दो एनर्जीज का इंटरसेक्शन है।
अगर दोनों एनर्जी दोस्त हैं तो रिजल्ट सपोर्ट करेगा, अगर दोनों एनर्जीज में क्लैश है तो वही सिचुएशन स्ट्रगल में बदल सकती है। इसलिए जब भी आप गोचर देखें तो ये जरूर चेक करो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं। यहीं से असली प्रिडिक्शन निकलता है साथी। अब गोचर का एक और बहुत प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वाला रूल समझाता हूं। ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां पर से प्रिडिक्शंस वाकई में मीनिंगफुल बनने लगते हैं। फल कथन, जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो वहां सिर्फ एक ही चीज एक्टिव नहीं होती है, बल्कि दो अलग अलग घरों की एनर्जीज आपस में ब्लेंड हो रही होती है, मिक्स हो रही होती है, घुल रही होती है। स्टेप बाय स्टेप से समझो। सबसे पहली बात, जो ग्रह गोचर कर रहा है वो जिस घर का मालिक है उस घर से जुड़े इवेंट्स को भी ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, जिस ग्रह के ऊपर से वो ट्रांजिट कर रहा है वो जिस भी घर का मालिक है उस घर के रिजल्ट्स भी उस सिचुएशन में जुड़ जाते हैं। मतलब दोनों घरों का एक तरीके से कोलैबोरेशन हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने लगता है। एग्जाम्पल से इसे समझाता हूं। मान लो आपकी कुंडली में 10वें घर का लॉर्ड चौथे घर के मालिक के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पर क्या होने वाला है? 10वां घर किस चीज का है? प्रोफेशन का, करियर का, स्टेटस का। और चौथा घर क्या है? घर का, कंफर्ट का, व्हीकल का, इमोशनल पीस, शांति का। तो जैसे ही ट्रांजिट होगा इन दोनों घरों की एनर्जीज आपस में ब्लेंड होंगी, मिक्स हो जाएंगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? हो सकता है आप घर से ही काम करना शुरू कर दो, वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन बन जाएगी। या फिर घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएं कि वो आपके करियर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगे, घर की परेशानियां काम को सफर करने लगे। कभी कभी ये भी होता है कि इंसान अपने प्रोफेशन में इमोशनल हो जाता है, 4th हाउस है इमोशनैलिटी का, या पर्सनल मैटर्स को काम में ले आता है घर में। यानी दोनों घर अलग अलग नहीं चलते उस समय पर, बल्कि एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। ये तारतम्यता, इन पॉइंट्स को जोड़ना, इन कनेक्शंस को जोड़ना, यही प्रिडिक्शन है। यहां सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हावी कौन रहेगा प्लेनेट किस पर। तो सिंपल सा रूल याद रखना, जिस ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, यानी जो ग्रह आया है उसके ऊपर चलकर आया, वही लीड रोल में होगा। अगर शनि गोचर करके मंगल पर आया है तो मंगल तो फटाफट निकल जाएगा, लेकिन शनि वहां पर आया वो रुकेगा, उसका इफेक्ट आएगा ज्यादा। लीड रोल में शनि होगा वहां पर, मतलब ये डिसाइड करेगा कि सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी, और दूसरा हाउस सपोर्ट या चैलेंजेस के रूप में जुड़ जाएगा, जो सेकंड हाउस है इसके अलावा। तो एक लाइन में समझो, ट्रांजिट का मतलब है दो घरों की कहानी का मिलना, लेकिन डायरेक्शन हमेशा वही देगा जो ग्रह चलकर आ रहा है। अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स गोचर भी सिंपल लैंग्वेज में डिकोड कर सकते हो। अब हम ट्रांजिट को यानी गोचर को एक नेक्स्ट लेवल और गहराई तक लेकर जाते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गहराई में चलते साथियों, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट है जो बिगिनर्स को, शुरुआती जो सीख रहे हैं ज्योतिष को, उनको कंफ्यूज कर देता है। लेकिन एक बार अगर वो समझ गए तो प्रिडिक्शन बहुत ही शार्प और सटीक हो जाती है। अब तक हमने क्या समझा कि जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो दोनों ग्रहों के घरों की आपस में एनर्जीज जुड़ जाती है। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती और आगे बढ़ती है। तीसरा फैक्टर भी यहाँ पर जुड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्पोजिटर की थ्योरी। यानी जिस घर में वो ट्रांजिट हो रहा है, जहां पे वो दोनों ग्रह मिल रहे हैं, जिस घर में, उस घर का भी एक मालिक होता है, कोई ना कोई राशि है वहां पर। मान लीजिए 10वें घर का मालिक 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, और 5वें घर में ऑलरेडी कोई ग्रह बैठा है। मान लो वो फर्स्ट हाउस का मालिक बैठा है, तो यहां पर क्या हुआ? पहली लेयर, पहली परत क्या है? 10वें घर जो है करियर प्रोफेशन का है। दूसरी लेयर क्या है? 5वां घर जो क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंस का है, डिसीजन मेकिंग का है, बच्चों का है। तीसरी लेयर क्या है? फर्स्ट हाउस है, जो सेल्फ का है, पर्सनैलिटी का है, आपका खुद का आइडेंटिटी का है। अब इसका मतलब क्या है? तीनों घरों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यहां पर असली ट्विस्ट आ जाता है। 5वें हाउस का जो मालिक है, जहां पर ये कहानी हो रही है, गोचर हो रहा है, प्लैनेट्स मिल रहे हैं, वो आपकी कुंडली में उस घर का मालिक जहां पर भी बैठा है,
उसकी कंडीशन जैसी है उसका भी पूरा इंपैक्ट इस गोचर पर आएगा। यानी जिस जमीन पर यह सारा ट्रांजिट हो रहा है उस जमीन का मालिक भी रिजल्ट को छेड़ेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एग्जांपल के लिए उस समय 12वें घर में मान लीजिए अगर बैठा है तो क्या होगा। इसी केस में अगर 5वें घर में ही कहानी हो रही है लेकिन 5वें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ गया, अब इस पूरे ट्रांजिट में 12वें घर की एनर्जी भी शामिल हो जाएगी। और 12वां घर किस चीज का? लॉस का, आइसोलेशन, एकांत का, आध्यात्म का, एक्सपेंसेस, खर्चों का, फॉरेन कनेक्शंस का, जेल का। तो फाइनल पिक्चर यहां पर क्या बनी? 10th हाउस यानी कि करियर, 5th हाउस यानी कि डिसीजन, आपकी क्रिएटिविटी, 12th हाउस यानी आपका लॉस, फॉरेन, जेल, आइसोलेशन। तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है आप करियर में कोई ऐसा डिसीजन लो जो आपको फॉरेन ले जाए, या फिर आप अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल, इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आइसोलेशन, एकांत बढ़ जाए, दुनिया से कट जाओ आप, एकांत, अलग थलग अपना रिसर्च में लग जाओ। या फिर कभी कभी गलत डिसीजन की वजह से आपके करियर में लॉस भी दिखा सकता है ये कॉम्बिनेशन। मतलब अगर ये सिंपल ट्रांजिट नहीं रहा, आप ये एक मल्टी लेयर इवेंट बन गया। शॉर्ट में से समझो तो ट्रांजिट में सिर्फ 2 घर नहीं बल्कि 3 घर कभी कभी कहानी चला रहे होते हैं। पहला जो ग्रह चलकर आ रहा है, दूसरा जो जहां पर वो ट्रांजिट कर रहा है, और तीसरा जहां पर उस जगह का मालिक जाकर बैठ गया है जिसे डिस्पोजिटर कहते हैं। अगर ये तीनों लेयर आपने जोड़ ली तो आपका एनालिसिस एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और प्रिडिक्शन भी बहुत चुटकियों में और रियल और प्रैक्टिकल लगेगा। इसके लिए क्या करें? अपनी लाइफ में पुराने इवेंट्स को उठाकर देखिए, कोई घटना हुई तो क्यों हुई, उसमें क्या गोचर चल रहा था, उसको इवेंट को पकड़िए, पता चले। अब हम गोचर के सबसे एडवांस लेवल पर आते हैं, और सच बताऊं तो यहीं से एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन से निकलकर इंसान रियल प्रिडिक्शन पर पहुंचता है। अब तक हमने एक सिंपल सा ट्रांजिट एक्यूरेसी, मल्टीपल लेयर्स को एक्चुअली समझने की कोशिश की, लेकिन अब इसमें एक और तड़का लगता है, पावरफुल लेयर एक और जुड़ती है, और वही है नक्षत्र। ध्यान से समझिए, जो ग्रह गोचर कर रहा है वो सिर्फ किसी घर में ही नहीं चल रहा होता, वो उस समय किसी पर्टिकुलर एक नक्षत्र में भी चल रहा होता है। और हर नक्षत्र का एक मालिक होता है, ग्रह, जिसे हम नक्षत्र स्वामी ग्रह कहते हैं। यहीं से गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगा साथी। जो ग्रह ट्रांजिट कर रहा है वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का मालिक भी पूरे ट्रांजिट के रिजल्ट में शामिल हो जाएगा। मतलब अब एक तीसरा नहीं बल्कि एक और हिडन कंट्रोलर यहां पर फिर जुड़ जाएगा, एक और कैरेक्टर आ गया कहानी में। परतों में समझो, पहली परत गोचर करने वाला ग्रह जो इवेंट ट्रिगर कर रहा है, दूसरा लेयर वो जिस घर में ट्रांजिट कर रहा है जहां पर ये इवेंट होने वाला है, और तीसरी लेयर जिस ग्रह के ऊपर से वो ट्रांजिट कर रहा है उस घर में, तो वो कहलाएगा कौन सा प्लेनेट यहां पर इन्वॉल्व है। चौथी लेयर उस घर का मालिक यानी डिस्पोजिटर, बैकग्राउंड कंडीशन उसकी क्या है, वो कहां पर है, कहां जाके बैठा है इस वक्त। और पांचवी लेयर नक्षत्र का जो मालिक है वो फाइनल कंट्रोल किसके हाथ में है ये बताएगा। अब सोचिए एक ही ट्रांजिट है, वहां 5-5 लेयर्स आ चुकी है। इसीलिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी सिंपल दिखती है लेकिन गहराई में जाओ तो ये लेयर्ड साइंस है, बहुत परतें छुपी हुई है, इसीलिए छुपी हुई विद्या है। इसलिए 8th हाउस का इससे कनेक्शन है, जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे जाने वाली कहानी। आगे बढ़ते हैं साथियों, नक्षत्र का मालिक ग्रह की मैं बात कर रहा था। आपके जन्म कुंडली में किस घर का वो मालिक है और जन्म के समय वो कहां पर बैठा था मालिक, दोनों चीजें यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही बताता है कि ये इवेंट आपकी लाइफ के किस एरिया को अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा। और अगर उस समय ट्रांजिट में भी वो नक्षत्र स्वामी किसी खास पोजीशन में है तो उसका एफर्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब नक्षत्र एक तरीके से फाइन ट्यूनिंग करता है, जो ब्रॉड स्टोरी प्लैनेट है और हाउसेस बता रहे हैं उसे एग्जैक्ट डायरेक्शन और फ्लेवर नक्षत्र ही देगा। ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है साथी। इसको सीखने का सबसे सही तरीका क्या है? प्रैक्टिस। अपने लाइफ के पास्ट इवेंट्स को उठाओ, ऑलरेडी जो हो चुके हैं उसके टाइम के ट्रांजिट को चेक करो और इन 5 लेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे, फिर प्रिडिक्शन अपने आप क्लियर होने लगेगा। शॉर्ट में समझो, गोचर को समझना है इसका मतलब है एक ही इवेंट के पीछे छुपी हुई मल्टीपल लेयर्स को जोड़ना,
और जो एस्ट्रोलॉजर्स ये लेयर्स कनेक्ट करना सीख जाते हैं, उनका प्रिडिक्शन गैस नहीं होता, वो कैलकुलेटेड क्लैरिटी पर बन जाते हैं। यही से एस्ट्रोलॉजी का गेम नेक्स्ट लेवल पर जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल समझाता हूं जो आपको क्लैरिटी दिखा देगा कि गोचर कैसे रियल लाइफ की सिचुएशंस में क्रिएट करता है। मान लो किसी महिला की, किसी फीमेल की कुंडली है और उसमें मंगल और राहु का कनेक्शन बन रहा है, चाहे कंजंक्शन युति से हो, या आस्पेक्ट दृष्टियों में जुड़ रहे हो एक दूसरे से, या फिर राहु मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा हो, तो यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बीएनएन यानी कि भृगुनंदी नाड़ी के मुताबिक, अकॉर्डिंग, महिला की कुंडली में मंगल हस्बैंड का कारक माना जाता है, और राहु का नेचर क्या है? राहु कंफ्यूजन देता है, ऑब्सेशन देता है, फॉरेन कनेक्शन देता है, और कई बार गलत आदतों की तरफ भी राहु ले जाता है। तो जैसे ही राहु मंगल को इन्फ्लुएंस करेगा तो डायरेक्टली उस महिला, वो महिला उसके हस्बैंड के सिग्निफिकेशंस को राहु इफेक्ट करेगा, क्योंकि राहु मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है। क्या रिजल्ट हो सकता है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी है हस्बैंड का फॉरेन कनेक्शन बन जाए, राहु विदेश है, या अचानक से विदेश जाने के चांसेस बन जाए। दूसरा, राहु अगर नेगेटिविटी के साथ में बिहेव कर रहा है तो हस्बैंड का किसी गलत आदत में पड़ जाना भी इस चीज को दिखाता है, जैसे शराब, किसी तरीके की लत, ये भी पॉसिबल है। इसे अगर और गहराई से समझे तो यह भी देखना होगा राहु उस समय किस नक्षत्र में है। मान लो राहु अगर शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? लव, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स। तो यहां क्या हो सकता है? अब राहु शुक्र की एनर्जी को डिस्टॉर्ट करेगा, उसी के थ्रू रिजल्ट देगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, अफेयर्स बन सकते हैं। मतलब अब ये सिर्फ मंगल राहु का सिंपल कनेक्शन नहीं रहा, इसमें नक्षत्र भी जुड़ गया और स्टोरी और स्पेसिफिक होती चली गई। शॉर्ट में अगर समझे तो प्लैनेट के साथ प्लैनेट का जुड़ना बेसिक इवेंट बताता है, प्लैनेट के साथ प्लैनेट भी जुड़े और साथ में नक्षत्र भी जोड़ दो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन क्रिएट होती है और सटीक प्रिडिक्शन आता है। इसलिए गोचर को कभी भी ऊपर के सरफेस लेवल पर मत देखो, हर बार ये चेक करो कि कौन सा ग्रह किसे इंफ्लुएंस कर रहा है साथियों, किस घर से जुड़ा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठकर रिजल्ट दे रहा है, तभी जाकर प्रोडिक्शंस एक्यूरेट बनेंगे, वरना सब कुछ जर्नल ही रह जाता है। यही वो जगह है जहां एक एवरेज और एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर के बीच में फर्क साफ नजर आ जाता है। देखिए, हम उसी एग्जाम्पल को एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं। मैं जानता हूं आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन सीखने के लिए यही अच्छा है। यहां से आपको समझ में आएगा कि गोचर में तीसरा ग्रह कितना इंपॉर्टेंट गेम चेंजर बनता है। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में मंगल और राहु की युति हो रही है, कंजक्शन हो रही है गोचर में, या राहु मंगल को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है गोचर में। तो जैसा हमने पीछे समझा, मंगल यहां पर हस्बैंड का कारक होता है, राहु उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाला कारक बनता है। अब नेचुरली इसका इफेक्ट हस्बैंड की लाइफ पर पड़ेगा, चाहे वो फॉरेन कनेक्शन हो, गलत आदतें हो, या कंफ्यूजन भरी सिचुएशंस हो। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होगी, एंट्री होगी तीसरे ग्रह की। अगर इसी समय पर बृहस्पति ग्रह इन दोनों पर एक साथ गोचर में दृष्टि डाल दे तो क्या होगा? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है विजडम, आपकी गाइडेंस, मोरलिटी, प्रोटेक्शन। तो जैसे ही बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेगा, राहु की नेगेटिविटी को काफी हद तक कंट्रोल कर लेगा। मतलब सिचुएशन बनेगी जरूर, लेकिन उसका डैमेज कम होगा। इंसान गलत रास्ते पर पूरी तरीके से नहीं जा पाएगा, या समय रहते समझ आ जाएगी, या फिर कोई गाइडेंस उसे मिल जाएगी जिससे वो बच जाएगा। यानी बृहस्पति यहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा, काम करता है। अब अपोजिट सिचुएशंस को समझिए। अगर उसी समय शुक्र ग्रह इन दोनों पर दृष्टि डाले तो क्या होगा? शुक्र क्या है साथियों? अट्रैक्शन, प्लेजर, इच्छाओं का कारक, डिजायर्स, और राहु पहले से ही डिजायर्स को बढ़ाने वाला ग्रह है। अब ये दोनों मिलकर सिचुएशन को और भी इंटेंस बना सकते हैं। मतलब टेम्पटेशन बढ़ेगा, कंट्रोल कम होगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो उसमें गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे उस इंसान के। तो एक ही कंजंक्शन है, लेकिन तीसरे ग्रह के आने से पूरा रिजल्ट बदल गया, खेल बदल गया। शॉर्ट में समझें तो दो ग्रह सिचुएशन बनाते हैं, तीसरा ग्रह डिसाइड करता है कि वो सिचुएशन संभलेगी या बिगड़ेगी।
इसलिए जब भी गोचर को एनालिसिस करो, सिर्फ कंजंक्शन या फिर एस्पेक्ट पर ही मत रुको, हमेशा ये देखो कि क्या कोई तीसरा ग्रह भी शामिल हो रहा है इस कहानी में, क्योंकि वही हिडन फैक्टर है जो प्रिडिक्शन को एवरेज से एक्यूरेट बनाता है। देखिए साथियों, अब हम गोचर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक बहुत गहरी लाइफ टाइम वाली सच्चाई को समझते हैं। हर चीज ट्रांजिट से ही नहीं चलती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं, वहां का लेसन, वहां की सीख, वहां का सबक आपको पूरी जिंदगी सिखाकर ही छोड़ते हैं। और उनमें सबसे पावरफुल होते हैं राहु ग्रह और केतु ग्रह। इन दोनों छाया ग्रहों को, इनका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी गोचर चल रहा हो, इनका इफेक्ट लाइफ से कभी हटता ही नहीं। ये 24 घंटे चालू रहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो राहु और केतु जहां पर बैठते हैं वहां आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो, आप भागो या आप इग्नोर करो, लाइफ आपको बार बार उसी दिशा में लेकर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके जीवन के कार्मिक लेसन आपके लिए लेकर आते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहु या केतु पांचवें घर में बैठा है आपकी कुंडली के। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है चिल्ड्रन, लव, इमोशंस, क्रिएटिविटी। तो इस लाइफ में इन एरिया से जुड़े एक्सपीरियंसेस आपको जरूर मिलने वाले। हो सकता है लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, या बच्चों को लेकर डीप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, या इमोशनल लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन एक चीज पक्की है, आप इन टॉपिक से दूर नहीं रह पाओगे। आप कोशिश करोगे इग्नोर करने की, लेकिन लाइफ बार बार आपको वहीं पर ले आएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लेसन जो है वो अधूरा है। कोई कार्मिक लेसन आपका बकाया है, अधूरा है। और जब तक वो लेसन कंप्लीट नहीं होता, राहु केतु आपको छोड़ने नहीं वाले। एक लाइन में समझें तो गोचर एक टेम्परेरी सिचुएशंस को बनाता है, लेकिन राहु केतु लाइफ टाइम सिलेबस सेट कर देते हैं। और जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, उतना ही आपके लिए आसान हो जाता है उस एनर्जी को हैंडल करना। वरना रेजिस्टेंस में लाइफ और भी ज्यादा भारी लगने लगती है। इसलिए राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको वो सिखाते हैं जो आपकी सोल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी। देखिए, जब राहु और केतु को समझने का एक बहुत ही गहरा तरीका आपको बताता हूं, और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां से एस्ट्रोलॉजी लाइफ से कनेक्ट करने लगती है। जन्म कुंडली में राहु ग्रह और केतु ग्रह सिर्फ सामान्य ग्रह नहीं। केतु क्या करता है? केतु आपका पास्ट दिखाता है, आपका भूतकाल, बीता हुआ समय, पिछला जन्म, आप क्या लेकर आए हो, कौन से अनुभव पहले से कंप्लीट हो चुके हैं, ये सब दिखाता है केतु। और राहु, राहु आपका भविष्य है, फ्यूचर बताता है आपको इस जीवन में क्या सीखना है, किस दिशा में ग्रो करना है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? राहु जिस भी घर में बैठता है वो आपको उस घर के एक्सपीरियंस लेने के लिए मजबूर जरूर करेगा। आप चाहो या ना चाहो, आप अवॉइड करो या इग्नोर करो, लाइफ आपको बार बार उसी तरफ पुश करती है, धक्का देती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर आप उस घर के पॉजिटिव साइड को देखो और खुद से अपनाते हो, तो राहु आपको परेशान बिल्कुल नहीं करता, बल्कि राहु यहां पर आपको इनाम देना शुरू करता है, रिवॉर्ड देना शुरू करता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए राहु आपके छठे घर में बैठा है। छठा घर किस चीज का है? छठा घर रोग का है, रण का है, शत्रु का है, लिटिगेशन का है, डिस्प्यूट्स का है, लेकिन साथ ही सर्विस का, हीलिंग का और दूसरों की मदद करने का घर भी है। ये सेवा का घर है। अब अगर इस प्लेसमेंट वाला इंसान पूरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम से अगर भागता रहेगा, किसी की सेवा नहीं करेगा, दूसरों की मदद नहीं करेगा, तो क्या होगा? होगा ये कि उसे बार बार वही चीजें फेस करनी पड़ेंगी। जितना उनसे भागेगा उतने ही उसकी तरफ आएंगे। हेल्थ के इश्यूज बार बार आएंगे, कर्जा बार बार रहेगा, लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, लीगल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु उसे उसी दिशा में बार बार फेंक रहा है जहां उसका लेसन छुपा हुआ है। लेकिन अगर वही इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करे कि मैं लोगों की मदद करूंगा, सेवा करूंगा, हीलिंग या सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? राहु की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। वही छठा घर अब प्रॉब्लम नहीं बल्कि ताकत बन जाए। मतलब आप एनिमीज को डिफीट करोगे,
प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे और लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगेगी। शॉर्ट में समझो तो राहु आपको डराने नहीं आता यहाँ, वो आपको दिशा देने आता है। लेकिन अगर आप उस दिशा में खुद नहीं चलोगे तो फिर आपको धक्का जरूर देगा, कभी प्रॉब्लम के माध्यम से, कभी सिचुएशन के माध्यम से देगा जरूर। इसलिए राहु को समझने का मतलब है अपने भविष्य को समझना, और जितनी जल्दी आप इसके लेसन्स को एक्सेप्ट कर लेते हो उतनी जल्दी लाइफ स्मूथ होने लगती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अंडररेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं इस वीडियो में। जन्म कुंडली में दो ऐसे ग्रह होते हैं जो कभी बंद नहीं होते, बताया मैंने आपको, कभी इनएक्टिव होते नहीं है, राहु केतु। बाकी ग्रहों को अगर देखो, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनके इफेक्ट कब स्ट्रांग होगा? जब उनकी महादशा चलेगी या अंतरदशा एक्टिवेट होगी या फिर कोई स्ट्रांग गोचर बनेगा। मतलब इन सभी ग्रहों का जो असर है वो टाइम बेस्ड होता है सब वक्त आने पर। लेकिन राहु और केतु, इनका गेम अलग है, ये हमेशा चालू रहते हैं 24 घंटे, हर सिचुएशन में, हर फेज में, चाहे कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी ट्रांजिट चल रहा हो, इनका इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। इसका क्या मतलब है? राहु क्या कर रहा होता है? हमेशा आपको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा होता है नई चीजों की तरफ, इच्छाओं की तरफ, अननोन एक्सपीरियंसेस की तरफ। और केतु, केतु आपको मुक्त कर रहा होता है, छुड़ा रहा होता है, दूरी बनाता है, डिटैच कर रहा होता है। जहां पर आज आपको अटैचमेंट ज्यादा है वहां से धीरे धीरे इंटरेस्ट हटा देता है। इसका मतलब एक तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ तोड़ रहा है। एक प्लेनेट एक तरफ तो खींचता है और दूसरी तरफ छोड़ रहा है। ये प्रोसेस कभी रुकता ही नहीं, पुश पुल चलता रहता है। इसलिए कई बार आपको ऐसा लगता है कि जीवन में बिना किसी रीजन के भी कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ पैटर्न बार बार सामने आ रहे हैं। तो उसके पीछे अक्सर राहु केतु का कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ही सबसे बड़ा रीजन। बाकी ग्रह आपकी लाइफ में इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन राहु और केतु आपकी लाइफ की डायरेक्शन को, पैटर्न को सेट करते हैं। और क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं इसलिए इनको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। आप कॉन्शियसली समझ लो तो ये आपको आगे बढ़ा देंगे, और अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो ये आपको सिचुएशंस के थ्रू सिखाने आएंगे। बस यही डिफरेंस है अवेयरनेस और स्ट्रगल के बीच में। अब एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट समझते हैं साथ। जब जन्म कुंडली में राहु ग्रह लगन में बैठा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? लगन क्या है? फर्स्ट हाउस। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अप्रोच, आपका रिएक्शन का सिस्टम क्या है, आप चीजों को देखकर किस तरीके से रिएक्ट करते हो। और राहु क्या करता है? आपको बेखौफ बनाता है, निडर बनाता है, फियरलेस बनाता है, रिस्क उठाने की कैपेसिटी दे देता है, और सिचुएशन चाहे कैसी भी हो उसमें घुस जाने की हिम्मत देता है राहु आपको। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर समझिएगा, अगर लगन का मालिक यानी लग्नेश कम से कम ठीक ठाक अगर स्थिति में होगा आपकी कुंडली में, बुरी सिचुएशन में ठीक ठाक हो, तो फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा राहु का लगन में होना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का डिस्पोजिटर है, राहु आपको पुश करेगा, लग्नेश आपको संभालेगा। मतलब आप सिर्फ आंख बंद करके रिस्क नहीं उठाओगे, बल्कि सिचुएशन को हैंडल भी करके बैलेंस बनाकर पूरा सोच समझकर फिर डिसीजन लोगे, लेकिन रिस्क जरूर उठाओ। अब स्मार्ट रिस्क उठाओगे। इसका रियल लाइफ इफेक्ट अगर समझें तो ऐसा व्यक्ति जनरली डरता नहीं है, या यूं कहूं तो डर को सीरियसली लेता भी नहीं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अचानक से कोई भी क्राइसिस लाइफ में आ जाए, तो भी वो परेशान नहीं होता, पैनिक नहीं करता, बल्कि क्या करता है? वो सोचता है अब इससे मुझे निकलना कैसे, इस बारे में सोचता है, और यहीं पर पूरी एनर्जी लगा देता है। राहु का असली गेम यहीं पर दिखता है। फिर ये इंसान को अनकन्वेंशनल बना देता है, लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बना देता है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सिचुएशन से निकल जाता है। मतलब जहां पर बाकी लोग रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वहां पर ये इंसान शॉर्टकट, ट्रिक्स और जुगाड़ ढूंढने में लग जाता है, और ढूंढ लेता है। कई बार उसी जुगाड़ से सिचुएशन पलट भी देता है। तो अब ध्यान दीजिएगा साथियों, ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, ये खास तौर पर तब स्ट्रांग होती है जब राहु लगन में हो और लग्नेश पूरी तरीके से कमजोर ना हो। राहु लगन में होने का मतलब है फियरलेस एंट्री इनटू लाइफ सिचुएशंस। और अगर लग्नेश सपोर्ट करता है, अच्छा हो, तो वही फियरलेस एटीट्यूड सर्वाइवल स्किल और विनिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसलिए ऐसे लोग गिरते भी हैं, फंसते भी हैं, लेकिन वहीं से निकलने का रास्ता भी खुद ही बना लेते हैं।
और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब लगन में मंगल और लगन में राहु का फर्क बहुत साफ तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहीं से पर्सनालिटी का कोर बिहेवियर निकलता है। नहीं आया तो बताता हूं। जब लगन में अगर मंगल आ जाए बैठा होता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति नेचुरल वॉरियर माइंडसेट लेकर आता है, हमेशा योद्धा। लेकिन राहु जैसा योद्धा नहीं, जो किसी भी तरीके से जीतना चाहता है। मंगल का तरीका अलग है। मंगल सिस्टमैटिक है, स्ट्रक्चर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट फेयर फाइट करने वाला है। लड़ना भी है तो नियम से लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है। मतलब ऐसा व्यक्ति लड़ाई से तो नहीं डरता, बल्कि उसे चैलेंजेस पसंद भी आते हैं। लेकिन वो क्या चाहता है, वो सामने वाला वो ये चाहता है कि सामने जो मेरे से लड़ रहा है वो केपेबल होना चाहिए। मैं किसी नौसिखिए से नहीं लड़ना चाहता। प्रॉपर हथियार होने चाहिए हमारे पास, बराबर का अपोनेंट होना चाहिए, ताकि फाइट में मजा आए, एक प्रॉपर मुकाबला हो, कंपटीशन हो। ऐसे लोगों का बिहेवियर समझो। अगर इस व्यक्ति को किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो ये पीछे से वार नहीं करेगा, ना कोई जुगाड़ ढूंढेगा, ये सामने आएगा, क्लियर रहेगा और पूरी तैयारी के साथ लड़ेगा कि अच्छा, लाइफ ने मुझ पर ये सिचुएशन डाली है, मैं इसे सिस्टमेटिक तरीके से लड़ूंगा। मतलब ये आपने क्रिकेट के मैचेस देखे होंगे, कुछ खिलाड़ी अग्रेसिव होते हैं। सामने से बॉलर ने अगर टीज कर दिया तो ये उसको अगली बॉल पर छक्का मारने के लिए निकलते हैं, और कई बार आउट भी हो जाते हैं। वो तो है गुस्सैल में आकर लेने वाला डिसीजन। और कुछ है जो शांति से देखते हैं, ठीक, ये भी खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी, इसने मुझे चैलेंज किया, मैं सही वक्त का इंतजार करता हूँ। वो तुरंत प्रभावी नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे अपनी बैटिंग को सपोर्ट करते हुए उसको आने वाले किसी मौके पर इतना बुरा धोते हैं किसी किसी ओवर को, कि लग जाता है कि ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ है। मतलब अगर हथियार होंगे, स्ट्रेटेजी होगी और एक प्रॉपर अप्रोच होगी, तो एक बेटर प्लान बनाकर ये इंसान चलेगा, ना कि जुगाड़ लगाएगा राहु की तरह। यही सबसे बड़ा फर्क है मंगल और राहु की एनर्जी में। राहु क्या चाहता है, किसी भी तरीके से जीतना, शॉर्टकट ले लो, ट्रिक अपना लो, मैनिपुलेशन कर लो, कुछ भी कर लो, जीतना है। लेकिन मंगल क्या कहता है, मंगल कहता है मैं लड़ूंगा लेकिन सही तरीके से लड़ूंगा। अब एक लाइन में से अगर आप समझो तो राहु सर्वाइवल सिखाता है, मंगल ऑनर के साथ जीतना सिखाता है, बहादुरी से लड़ना सिखाता है। राहु कहेगा कैसे भी करके जीत जाओ, मंगल कहेगा सही तरीके से जीतना है, तभी जीत का मजा है। इसलिए लगन में मंगल वाला व्यक्ति बहादुर जरूर होता है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ जीत ही नहीं होता, उसका फोकस होता है कि मैंने लड़ाई लड़ी कैसे, किस तरीके से। यही उसे एक डिसिप्लिन्ड फाइटर बनाता है, ना कि सिर्फ एक सर्वाइवर। यही फर्क है एक आतंकवादी और एक फौजी में। साथियों, राहु जो है उसे शनिवत कहा जाता है। राहु जो है वो शनि की तरह काम करता है। ऐसा क्यों कहते हैं, इसे भी गहराई से समझाता हूं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है लाइन, समझने के लिए। सबसे पहले समझिए शनि ग्रह है क्या। क्या है शनि ग्रह? शनि क्या करता है, कंट्रोल सिखाता है, शनि डिसिप्लिन सिखाता है, शनि आपको अपनी हदें सिखाता है, अपनी हद में रहना। ये आपको बाउंड्रीज के अंदर रहकर जीना सिखाता है। शनि कहता है कि धीरे चलो लेकिन सही चलो। और दूसरी तरफ राहु क्या कहता है, राहु है डिजायर्स, इच्छाएं, ऑब्सेशन, अनलिमिटेड हंगर, वो भूख जो कभी खत्म नहीं होती, अथाह इच्छाएं। बॉडी तो है नहीं, सिर्फ चेहरा है, हेड है, और हेड में दिमाग है, आंखें हैं, सेंसेस हैं, सूंघना, सुनना, देखना, सोचना। अब ऐसे इंसान को जहां तक सब कुछ दिखता है, राहु का क्या काम है, जितना सब कुछ दिख रहा है वो उसको लगता है उसी का ही है दुनिया में सब कुछ। ये बाउंड्रियों को तोड़ना सिखाता है, तोड़ना चाहता है। राहु कहता है मुझे और चाहिए, अभी चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। और यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है साथियों। राहु खुद में अनकंट्रोल्ड डिजायर है, लेकिन जब उसी डिजायर को कंट्रोल में लाया जाता है तो वो शनि की तरह बिहेव करने लगता है। एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति साधु या सन्यासी बनता है तो वो अचानक ही नहीं बन जाता कि रातों रात ऐसे साधु बन गया। वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को पहले कंट्रोल करता है। देखना, सुनना, बोलना, छूना, स्वाद, सांस, इन सब पर धीरे धीरे कंट्रोल लाता है। वो डिसाइड करता है मैं क्या देखूंगा, क्या नहीं देखूंगा, मैं क्या सुनूंगा, क्या नहीं सुनूंगा, मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा, ये वो डिसाइड करता है।
धैर्य के साथ, धीरे धीरे। तो ये जो कंट्रोल है ना, ये शनि का गुण है। लेकिन वो कंट्रोल किस पर लगाया जा रहा है? आपकी इच्छाओं पर, भोग पर, टेम्पटेशंस पर, ऑब्सेशंस पर, यानी राहु पर। तो जब आप अपनी इच्छाओं को, अपनी क्रेविंग्स को, अपनी इंपल्सिस को कंट्रोल करने लग जाते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो? आप अपने राहु को शनि के डिसिप्लिन में ला रहे होते हो। इसीलिए कहा जाता है राहु शनिवत। मतलब राहु की एनर्जी अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो आपको भटका सकती है, लेकिन वही राहु अगर शनि के कंट्रोल में आ जाए, सिस्टम से कंट्रोल में, कंसिस्टेंसी में, तो वो आपको हदों में अगर ले आते हो तो आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। फिर राहु काम करता है। तो राहु डिजायर है, शनि कंट्रोल है। जब डिजायर पर कंट्रोल आ जाता है तो इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। यही तो है बड़े लोगों की खासियत। इसलिए राहु को समझने के लिए शनि को समझना बहुत जरूरी है साथियों। अब आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताता हूं, लेकिन यहां थोड़ा बैलेंस समझना जरूरी है, ताकि प्रिडिक्शंस जो है वो ग्राउंडेड ही रहे यथार्थ में। सबसे पहले फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र आता है, और हाँ, स्वाति का स्वामी ग्रह कौन है? राहु। साथ ही शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। कनेक्शन देखिए, शनि देव तुला राशि में उच्च होते हैं जहां पर राहु का नक्षत्र आता है। एक बात यहां पर बिल्कुल सही है, लेकिन अगला कंक्लूजन थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा। क्या सिर्फ इसी वजह से तुला राशि अथाह धन देने वाली राशि कहा जाता है? बिजनेस की राशि, कनेक्शंस की राशि, लेन देन की राशि? अगर सीधे सीधे ऐसा कहोगे ना कि सबसे ज्यादा पैसा, अथाह पैसा तुला राशि देती है, तो ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि धन और सफलता सिर्फ एक राशि या एक योग से नहीं आती। उसके लिए पूरा चार्ट, पूरी कुंडली देखनी होती है। पूरा कुंडली काम करता है, बाकी के ग्रह, दशा, गोचर, घर, ग्रह, सब कुछ। लेकिन राहु और शनि का कनेक्शन स्ट्रांग है आप, और ये काफी हद तक बात सही भी है। लॉजिक क्या है इसलिए समझिए। शनि क्या है? हार्डवर्क, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर। राहु क्या है? डिजायर्स, भूख, हंगर, एम्बिशंस, अनलिमिटेड ग्रोथ की इच्छा। राहु, जब ये दोनों एनर्जीज अलाइन होती हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा इंसान जिसमें चाह भी है और मेहनत करने की कैपेसिटी भी है। यानी सिर्फ सपना नहीं, उसको पूरा करने का स्टेमिना भी उसमें है। अब यही कॉम्बिनेशन लाइफ में बड़ा इंपैक्ट देता है, क्योंकि जब लोग, बहुत लोग चाहते तो हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पाते, और कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन दिशा, डायरेक्शन या एम्बिशन उनको क्लियर ही नहीं होता कि क्यों कर रहा हूं मैंने, गधे की तरह बस लगे रहते हैं। लेकिन जहां पर राहु और शनि वाली एनर्जी में बैलेंस आ जाए, वहां एम्बिशन भी क्लियर होता है और उसको अचीव करने की कैपेसिटी भी क्लियर होती है। अब बात करता हूं साथियों उस स्टेटमेंट की जिनका राहु स्ट्रांग होता है, उन्होंने पिछले जन्म में मेहनत कर रखी है पहले से। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राहु आपको रेडी प्लेटफॉर्म देता है इस जन्म में, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तभी मिलता है जब कार्मिक लेवल पर आप उस ग्रोथ के लिए तैयार हो। मतलब राहु अचानक से कुछ नहीं देता, वो एम्पलीफाई करता है चीजों। आपके अंदर ऑलरेडी जो हंगर है, जो भूख है, उसे कई गुना बढ़ा देता है। शॉर्ट में समझो तो राहु अकेला शॉर्टकट नहीं है, और शनि अकेला स्ट्रगल नहीं है। लेकिन जब राहु की एम्बिशन और शनि की डिसिप्लिन वाली आदत साथ में मिलकर काम करने लगे, तो वही कॉम्बिनेशन लाइफ में बड़ा राइज दे सकता है। बस इसे एक फिक्स रूल इसका समझ लो कि अ, इसे एक फिक्स रूल मत समझो। कोई फिक्स नहीं है सफलता का रूल, बल्कि एक पावरफुल पैटर्न को समझने की कोशिश करो, जिसे हर कुंडली में कॉन्टेक्स्ट के साथ में देखना पड़ता है। देखिए, जब राहु को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल आपको पकड़ा था, ये रूल लाइफ बदल देता है। सीरियसली अगर इसने आपने अप्लाई कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। जन्म कुंडली में राहु ग्रह जहां भी बैठा है, वहां पर आपको कंट्रोल सीखना पड़ेगा, क्योंकि शनिवत राहु है। जहां राहु बैठा है वहां पर कंट्रोल सीखना ही पड़ेगा, तो सफल हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि राहु खुद अनकंट्रोल्ड डिजायर है, लेकिन उसका लेसन क्या है? उसी डिजायर पर कंट्रोल पाना। और यही रीजन है कि इसे शनि ग्रह के जैसा माना जाता है। साधारण भाषा में समझो, राहु जिस घर में बैठा हो उस घर से जुड़ी चीजों में आपको डिसिप्लिन बनाना ही होगा। अगर नहीं बनाओगे तो वही चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनकर सामने खड़ी हो जाएंगी। और अगर आपने कंट्रोल सीख लिया तो वही राहु आपको राइज भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहु दूसरे घर में है, अपने खाने पर कंट्रोल करो, अपनी वाणी पर कंट्रोल करो, अपने पैसे को बटोर कर रखना सीखो, कंट्रोल करो, फिर देखो कैसे आपका राइज होता है। राहु सिर्फ उस घर को ही इफेक्ट नहीं करता साथियों, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की एनर्जी को भी एम्पलीफाई करता है। मतलब अब आपको उस ग्रह के मैटर्स में भी एक्स्ट्रा अवेयरनेस और डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझ लो, मान लीजिए राहु शनि ग्रह के साथ बैठा है, तो क्या होगा कुंडली में? शनि क्या है? कर्म। शनि प्रोफेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। राहु यहां पर क्या करेगा? इन सब चीजों को एग्जेजरेट कर देगा। मतलब या तो आप बहुत हाई लेवल पर डिसिप्लिन बन सकते हो, या फिर पूरे तरीके से केयरलेस होकर स्ट्रगल करोगे। बीच का रास्ता यहां नहीं चलता। तो यहां सबक क्या है, लेसन क्या है, सीख क्या है? आप अपने काम को कैजुअली नहीं लोगे, आपको शेड्यूल बनाना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी और ऑनेस्टी के साथ ही काम करना होगा। तभी ये कॉम्बिनेशन आपको ऊपर उठा देगा। एक परत और समझिए, एक और लेयर। राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है वो ग्रह आपकी कुंडली में किस घर का मालिक है? उस घर के मैटर्स में भी आपको कंट्रोल और स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। मतलब एक नहीं कई लेयर्स में डिसिप्लिन लाना होगा, तब काम करेगा। क्योंकि राहु के साथ कोई बैठ गया है, वो उसे भी छेड़ता है, वहां भी अनकंट्रोल डिजायर देता है। राहु प्रॉब्लम नहीं है साथियों, राहु एक प्रेशर पॉइंट है केवल। जहां वो बैठा है वहां लाइफ आपको बार 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 घुमा फिरा के वही लाएगी, पुश करेगी कि या तो तुम कंट्रोल सीख लो या फिर स्ट्रगल को फेस करो। और जैसे ही आप कंट्रोल करना सीख लेते हो, वही राहु आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। इसलिए राहु डराने नहीं आया है, वो आपको अपग्रेड करने आया है। देखिए, राहु का एक बहुत प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वाला रूल समझिए, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं ज्योतिष सीखते समय। जन्म कुंडली में राहु ग्रह सिर्फ इच्छाएं नहीं देता, वो रेगुलरिटी भी डिमांड करता है। और यही वजह है कि इसे शनि ग्रह के जैसा माना जाता है। साधारण भाषा में इसे समझाऊं तो, अगर आपने जीवन में कोई उपाय शुरू कर दिए, रेमेडीज, कोई रूटीन बनाया, कोई डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया, तो राहु क्या चाहता है? कंसिस्टेंसी चाहता है। मतलब एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, ये पैटर्न राहु को पसंद नहीं है, शनि को भी पसंद नहीं। राहु एक्सट्रीम है साथियों, या तो आप पूरे तरीके से कमिटेड रहो या फिर बिल्कुल मत करो। या इंटरेस्टिंग बात समझिए, जैसे ही आप किसी भी उपाय को रेगुलर रूटीन में बदल देते हो, रोज करते हो, मान लो डेली मेडिटेशन करूंगा, कोई मंत्र है उसका उच्चारण करूंगा, कोई डिसिप्लिन हैबिट आप लेके आते हो ज्योतिष में रेमेडी की, तो राहु क्या करता है? वो उसी चीज को बढ़ा देता है और आपको रिजल्ट तेज मिलने लगते हैं। कई बार ऑलमोस्ट चमत्कारी लगने लगता है, ये अचानक से क्या हो रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं है, वो एक दिशा में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ती जा रही है साथियों। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप भी छुपा हुआ है, जाल यहीं पर बिछा हुआ है। अगर आपने चीजों को बीच में छोड़ दिया, रेमेडी हो या कुछ भी काम हो जो आपने अगर बीच में करते करते छोड़ दिया या डिसिप्लिन को तोड़ दिया, तो वही राहु उल्टे इफेक्ट भी दे सकता है। मतलब सिचुएशन पहले से ज्यादा अनस्टेबल लगने लगेगी, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, या जो प्रोग्रेस हुई थी वो गिर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु कंटिन्यूटी चाहता है। जैसे ही कंटिन्यूटी टूटी, एनर्जी इंबैलेंस हो गई। राहु का एक सिंपल सा रूल है, कंसिस्टेंसी रखो, रिवॉर्ड मिलेगा, कंसिस्टेंसी तोड़ोगे प्रेशर बढ़ेगा। शनि भी यही सिखाता है, रेगुलर एफर्ट, स्ट्रक्चर्ड लाइफ, डिसिप्लिन। तो अगर आप राहु को सही तरीके से हैंडल करना चाहते हो, बस एक चीज याद रखो, जो भी करो नियमित करो, सिस्टम बनाकर करो। क्योंकि राहु शॉर्टकट से नहीं, कंसिस्टेंसी से ही अल्टीमेट रिजल्ट्स देता है। साथियों, अब राहु के डिजायर फैक्टर को सही तरीके से समझो, क्योंकि यहीं पर लोग या तो ग्रो करते हैं या फिर भटक जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि राहु ग्रह 11वें घर में
ग्यारहवें घर के जैसा बिहेव करता है, या इसे इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है। एक एंगल से ये बात सही भी है साथियों। ऐसा क्यों? क्योंकि 11वां घर जो है वो गेन्स का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, नेटवर्क एक्सपेंशन का है। और राहु यही सब देता है, डिजायर को अनलिमिटेड बना देता है। मतलब जो है उसमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं, हमेशा कुछ और चाहिए, थोड़ा और बड़ा, और थोड़ा और ज्यादा। अब यहां पर एक सबल फर्क समझो, राहु टेक्निकली 11वें घर का मालिक नहीं माना जाता, कुंभ का स्वामी शनि होता है, लेकिन राहु की नेचर 11वें घर जैसी होती है, ऐसा बिहेव करती है, यानी ये फुलफिलमेंट नहीं है, नेवर एंडिंग क्रेविंग देता है। राहु आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है वहां पर एक भूख पैदा करता है, बार बार उस चीज के बारे में आप सोचते हो, उसे पाना चाहते हो, और कई बार अपनी लिमिट से भी आगे जाने की कोशिश करते हो, हदें पार करना चाहते हो। अब अगर राहु किसी ग्रह के साथ बैठ गया तो उस ग्रह के सिग्निफिकेशंस भी इसी हंगर के अंदर आ जाते, इसी भूख में आ जाते, लपेटे में, चपेट में। मतलब उस ग्रह से जुड़े हुए घर, उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स, सबके लिए डिजायर बढ़ जाती है, कई बार अनकंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोलेबल तरीके से। और यही राहु का इल्यूजन है। आपको लगता है कि बस ये मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे यही चाहिए, लेकिन जैसे वो चीज मिल जाती है राहु फिर से कहता है अब इससे बड़ा चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग सर्कुलर लूप। राहु डिजायर्स नहीं है, राहु एंडलेस डिजायर्स है। अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आप लाइफ भर भागते रह सकते, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, संतुष्टि कभी नहीं मिली। लेकिन अगर आपने अवेयरनेस ला दी और इस इच्छा, उस डिजायर को एक दिशा दे दी, तो वही राहु आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बस फर्क इतना है, राहु आपको भगाता है या आप राहु की एनर्जी को इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से यूज करते हो ये आप पर, ये चॉइस आपके साथ है। देखिए, अब राहु को समझने का सबसे रियल और प्रैक्टिकल एंगल यही है कि ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी दिशा सेट करने वाला एक फैक्टर है। जन्म कुंडली में राहु ग्रह को फ्यूचर से जोड़ा जाता है और केतु ग्रह को आपके भविष्य, आपके पास्ट से देखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ किताबों वाली लाइनें नहीं, इसका सीधा कनेक्शन आपकी डेली लाइफ से है। ध्यान से समझिएगा, राहु क्या देता है? इच्छाएं, डिजायर्स, क्रेविंग्स और फ्यूचर कैसे बनता है, ये राहु। आप जिन चीजों की इच्छा करते हो आप धीरे धीरे उसी दिशा में चलना शुरू कर देते, मतलब आज जो आप चाह रहे हो कल वही आपकी रियलिटी बनने वाली है। आपको रातों रात पैसा कमाना है, आप गलत रास्ते जाओगे और फिर आप अपराधी बन जाओगे। यही राहु का असली गेम है। अगर आपकी इच्छाएं स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, हेल्दी हैं, अच्छी हैं, ग्रोथ वाली हैं, तो आप ऑटोमेटिकली सही एक्शंस लोगे और सही डिसीजंस लोगे, और आपका फ्यूचर भी उसी हिसाब से स्ट्रांग बनता चला जाएगा। लेकिन अगर राहु अनकंट्रोल्ड हो गया तो डिजायर्स गलत दिशा में चली जाएंगी, तो क्या होगा? आप शॉर्टकट ढूंढोगे, आप गलत रास्ते अपनाओगे और धीरे धीरे अनलोइंगली अपना फ्यूचर खुद ही कॉम्प्लिकेट कर दोगे। यानी राहु डायरेक्टली कुछ नहीं करता, वो आपको चाहत देता है, और वही चाहत आपको एक्शंस को, आपके एक्शंस को एक दिशा, एक शेप, एक 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 मुखौटा देती है, और एक्शंस आपका फ्यूचर बनाते हैं। एक लाइन समझ लो साथियों, राहु आपके डिजायर्स है, डिजायर्स को डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन ही आपका फ्यूचर है। बस इतनी सी एक चेन है जिसे याद रखिएगा। इसलिए राहु से डरने की जरूरत नहीं है, उसकी एनर्जी को समझने की जरूरत है साथियों। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक स्टेटमेंट मुझे यहां पर याद आता है कि इंसान अपना भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी आदतें बदल सकता है, जिससे उसका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। अगर आपने अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस बना लिया, उसे सही दिशा दे दी, तो वही राहु आपको ऊपर तक ले जा सकता है। और अगर आपने उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो वही राहु आपको इल्यूजन में घुमा सकता है। गेम सिंपल है, इच्छाओं को फॉलो मत करो, उन्हें समझो और फिर डिसाइड करो कि किस दिशा में जाना है। यहीं से आपका फ्यूचर बदलता है साथियों। अब 11वें घर को सिर्फ इनकम या फिर गेन समझना थोड़ा अधूरा है। असल में ये घर, 11वां घर आपकी सोसाइटी से कनेक्शन का घर भी है। 11वां भाव क्या बताता है?
गेन्स, डिजायर फुलफिलमेंट, नेटवर्क, सर्कल, सोसाइटी। और अगर इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझो तो पैसा, सफलता, ग्रोथ, ये सब अकेले पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद से पैसा क्रिएट नहीं करते। आप क्या करते हो? किसी दूसरे इंसान की नीड, इच्छाओं को पूरा करते हो और उसके बदले में उसका पैसा आपके पास आता है। यही तो है पैसा कमाने का। आपने किसी को कुछ दिया, उसके बदले में वो आपको धन देगा। एक्सचेंज ऑफ करेंसी, मतलब आपकी अर्निंग सोसाइटी से आपका कनेक्शन है। अब यहां पर राहु ग्रह का रोल समझो। राहु क्या करता है? नेटवर्क को बढ़ाता है, कनेक्शंस बढ़ाता है, अननोन लोगों से जुड़ाता है और आपकी रीच को बढ़ाता है। यही वजह है कि राहु को सोशल सर्कल, मास कनेक्शन और बड़े नेटवर्क का कारक माना जाता है। अब दोनों को जोड़कर देखो। 11वां हाउस चाहता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति और राहु क्या करता है? इन इच्छाओं को एम्पलीफाई करता है और आपको सोसाइटी में धकेलता है, आगे बढ़ाता है, जोड़ता है लोगों से ताकि आप उन इच्छाओं को अचीव कर सको। मतलब आप जितना ज्यादा लोगों से जुड़ोगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलती है और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उतना ही ज्यादा गेन। तो 11वां हाउस गेन थ्रू पीपल है, लोगों से कमाना। राहु एक्सपेंशन थ्रू पीपल है, लोगों के माध्यम से बढ़ना। इसलिए अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है या 11वें हाउस को एक्टिवेट कर रहा है या 11वां हाउस खुद अपने आप एक्टिवेटेड है, तो लाइफ आपको अकेले नहीं बल्कि लोगों के साथ ही आगे बढ़ाएगी। नेटवर्क, कॉन्टेक्ट, सर्कल, ये सब आपकी ग्रोथ का एक बेस बन जाएंगे। और अगर आपने इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वही राहु आपको मास पब्लिक से कनेक्ट करता है, एक बहुत बड़ी दुनिया से कनेक्ट करता है, बहुत बड़े राइज देता है। बस याद रखिएगा, सक्सेस अकेले नहीं बनती, हमेशा सोसाइटी के साथ मिलकर बनती है। और यही 11वें घर और राहु का असली कनेक्शन। सबसे पहले चंद्रमा क्या है इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो चंद्रमा आपका माइंड है, इमोशन है, अडेप्टेबिलिटी है, चेंज है। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है। और 11वां घर क्या है? गेन्स का है, नेटवर्क का, डिजायर्स का, सोशल सर्किल का। अब जब चंद्रमा अगर 11वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा साथियों? माइंड बहुत जल्दी इंफ्लुएंस होगा लोगों से, एनवायरनमेंट से, नेटवर्क से। मन का कारक है चंद्रमा, वहीं आके बैठ गया, इन्हीं चीजों से प्रभावित होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने सर्कल के हिसाब से अपनी थिंकिंग को बदलता रहता है। अब इसका असर पढ़ाई और करियर पर कैसे पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा चेंजेबल है, चंचल है, तो इंटरेस्ट भी चेंज होते रहेंगे ऐसे इंसान के। आज कुछ पसंद है, कल कुछ पसंद है, क्योंकि राहु के घर में चंद्रमा आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई एक फील्ड में हुई लेकिन बाद में इंटरेस्ट उसका शिफ्ट हो गया या इंसान किसी दूसरे फील्ड में चला गया। लेकिन ये हर केस में पढ़ाई पूरी नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है कुंडली में, अच्छे ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है या स्टेबिलिटी देने वाला फैक्टर है, तो वही व्यक्ति नेटवर्क के माध्यम से बहुत आगे बढ़ जाता है। मतलब करियर में चेंज होगा, ये पॉसिबल है, लेकिन फेलियर होगा ये जरूरी नहीं। 11वें घर में चंद्रमा का मतलब इन्फ्लुएंस और चेंज ज्यादा, इसलिए दिशा बदल सकती है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये पूरी कुंडली को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन उसे रूल बनाने से पहले कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी होता है साथियों। यही फर्क होता है जनरल एस्ट्रोलॉजी और एक्यूरेट प्रेडिक्शन वाली एस्ट्रोलॉजी में। 11वें घर और शादी के भी एक कनेक्शन है, इसमें लॉजिक है, लेकिन इसे थोड़ा बैलेंस तरीके से समझाता हूं ताकि प्रिडिक्शन आपके सॉलिड बने, ओवर जनरल ना हो। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए। 7वां भाव शादी का है, आपके जीवन साथी का है, रिलेशनशिप का है। और 11वां घर क्या है? 7वें घर से 5वां घर है, यानी रिलेशनशिप का भविष्य है, ग्रोथ, कंटिन्यूएशन का घर है। 5वां घर है, उसका आउटकम है, गेन्स है, फुलफिलमेंट है। अब अगर 11वें घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो क्या होगा? खराब ग्रह अगर बैठ जाए 11वें घर में तो इस फ्यूचर ग्रोथ में फ्रिक्शन डाल सकता है। मतलब रिलेशनशिप चल तो सकता है लेकिन स्मूथ नहीं रहेगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, मैलेफिक का मतलब हमेशा बुरा ही नहीं होता, मैलेफिक का मतलब चैलेंजिंग भी होता है। ऐसे केसेस में क्या देखने को मिलेगा? रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट ज्यादा होंगे, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी या इमोशनल सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो कई बार इंसान रिलेशन को कैरी करता है जबरदस्ती, इंजॉय कम करता है, बस बोझ की तरह लेके घूमता है अपने रिलेशन को। लेकिन ये कहना कि शादी बस झेलनी पड़ेगी हर केस में सही नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि रिजल्ट डिपेंड करेगा कि ग्रह आखिर कौन सा है, उसकी डिग्निटी कैसी, किसकी दृष्टि वहां है, सेवंथ हाउस और उसका लॉर्ड कैसा है। एक इंटरेस्टिंग एंगल भी है इसमें कि कभी कभी मैलेफिक प्लैनेट रिलेशनशिप में एफर्ट भी बढ़ाता है, मतलब इजी नहीं है तो इंसान कॉन्शियसली उसे चलाने की कोशिश करता है। तो ये मजबूरी नहीं है, कई बार कमिटमेंट भी बन जाता है। हौले मूवी थी शाहरुख खान साहब की, आपने देखी होगी हौले, जिसमें वो बड़ा अच्छा सा गाना था, हौले हौले हो जाएगा प्यार, धीरे धीरे करके। वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन धीरे धीरे वो फीमेल जो उनके अपोजिट हीरोइन है अनुष्का शर्मा जी, उनको उससे कहानी में प्यार हो जाए, तो हौले हौले हो जाएगा प्यार, रब ने बना दी जोड़ी। यस, यही होता है कमिटमेंट, चला रहे हैं लेकिन प्यार हो गया, जिम्मेदारियां निभाते निभाते। 11वें घर में मैलेफिक प्लैनेट का मतलब है रिलेशनशिप का फ्यूचर एफर्टलेस नहीं होगा, लेकिन वो चलेगा या टूटेगा ये पूरी कुंडली के दूसरे ग्रह भी डिसाइड करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से देखो कि ये एक चेतावनी है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। और यहीं पर डिफरेंसेस है, फियर बेस्ड प्रिडिक्शन और रियल एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है। साथियों, एक रूल बेसिक पकड़ो, किसी भी घर से पांचवां घर क्या होता है, किसी भी घर से उसका पांचवां घर उसका भविष्य होता है, एक्सपेंशन होता है, क्रिएशन होता है। और किसी भी घर से नवा घर क्या होता है, यानी उससे पिछला पांचवां घर, अगर घूम के आते हैं तो नवा घर बनता है, पीछे उल्टी गिनती करते हैं तो पांचवां घर पीछे का बनता है। वो उसका पास्ट है, उसका सोर्स है, उसका ओरिजिन होता है। धीरे धीरे से समझो। मान लो लगन भाव आप खुद होते हो, ऑब्वियस सी बात है। लगन से पांचवा क्या हुआ, पंचम भाव। ये क्या बताता है, आपके बच्चे जो आपने क्रिएट किए, आपका क्रिएशन मतलब आपका फ्यूचर, आपका फ्यूचर आपके बच्चे। अब लगन से नवा घर क्या हुआ, नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस आपके फादर, पिता, यानी आपका पास्ट। आप कहां से आए हो, अपने पिता से, आपके गुरुस, आपके ब्लेसिंग्स, पास्ट कर्मा, मतलब आपका सोर्स, आप कहां से आए। बहुत अच्छा सूत्र है। एक सिंपल सी चेन यहां समझ लो साथियों, नवा घर है पास्ट, आपका सोर्स, पहला घर आप खुद प्रेजेंट, और पांचवा घर आपका क्रिएशन यानी आपका फ्यूचर क्या होगा। किसी भी घर की बात करें वहां से यही नियम लागू होगा। आप अपने पास्ट से आए हो, आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करने जा रहे हैं। किसी भी घर से पांचवा, उसका आगे बढ़ना, उसका रिजल्ट, उसका फ्यूचर होता है। और उसी घर से नवा घर, उसका बेस, उसका कारण, उसका पास्ट। हर हाउस का पांचवा हाउस उसका फ्यूचर है, ये बिल्कुल सही है। और हर हाउस का नवा घर उसका पास्ट सोर्स है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है। और पांचवा घर नवा ही बनता है किसी भी घर का, क्योंकि ट्राइन का संबंध है, त्रिकोण है। तो इसलिए कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। फिफ्थ हाउस फ्यूचर, नाइन्थ हाउस पास्ट, हर घर की एक कहानी है उसकी। नाइन्थ हाउस बताता है ये कहानी शुरू कहां से हुई, पांचवा घर बताता है उस घर की ये कहानी आगे कहां जाएगी। अगर ये कनेक्शन आपको पकड़ में आ गया तो आप कुंडली के हाउस एनालिसिस को बहुत आसानी से लॉजिकली पकड़ लोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने आज आपको दिया। आशा करता हूं इस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इतनी गहराइयों के साथ चीजों को समझाने की मैंने कोशिश की। आशा करता हूं मेरा प्रयास सफल रहा। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, आपसे फिर मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, किताबें पढ़िएगा, एस्ट्रोलॉजी सीखिएगा, प्रैक्टिकली चार्ट्स देखना शुरू कीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करिए, ऊपर वाले में विश्वास रखिए। जय श्री राम।